भीतर जो अग्नि है उससे टेक्नोलॉजी का समागम होने पर ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बनता है। अच्छाई की अग्नि, अच्छाई को फैलाने की अग्नि थोड़ी सी भी है, अब जब डालते हैं आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से लगा के और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो वो लाखों करोड़ों में फैल जाती है। लेकिन उसके साथ साथ एक और हमारे यहाँ वेद में कहा गया है, वयम राष्ट्रे जागृयामः पुरोहितः। जो पुर की, समाज की, राष्ट्र की, मानवता की भलाई की बात सोचते हैं उन्हें पुरोहित कहा जाता है। वो केवल ये नहीं कि जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं वो पुरोहित हैं। पुरोहित का शाब्दिक अर्थ ही ये है कि जो पुर मतलब पूरा समाज, हमारे आसपास के वातावरण को, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं और हित करते हैं, वो पुरोहित हैं। आप लोग सब पुरोहित हैं और इसलिए वेद के ऋषि ने कहा कि वयम राष्ट्रे जागृयामः पुरोहितः। एक पुरोहित हो, राष्ट्र को जगाओ। आपके हाथ में वो हथियार है, आपके हाथ में वो चीज है जो आप छोटे से 2, 4, 10, 20 बटन दबा के और अपने हृदय की अग्नि को समाज में रोशनी फैलाने में लगा सकते हैं। लगाते भी हैं, मैं देखता हूँ केवल। लेकिन किसी भी राष्ट्र का निर्माण, और खासकर जब हम एक अभी अमृत महोत्सव मना के निकले हैं, मैं भी उस कमेटी का मेंबर हूँ, प्रधानमंत्री जी ने जो बनाई है तो अमृत महोत्सव समिति, तो उस नाते हम लोगों की जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम जब नए भारत के निर्माण की बात सोचते हैं तो हम ऐसे भारत के निर्माण में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए कि हमारे बच्चे गुलामी में जिए, बलात्कार के शिकार हों, यौन शोषण के शिकार हों। अनिल जी ने जो भी आंकड़े दिए वो सरकारी आंकड़े हैं। लोग शिकायतें नहीं कराते, खासकर जब बच्चियों के साथ छेड़खानी है, बलात्कार होते हैं तो बहुत सारे मामलों में माँ बाप शिकायत नहीं कराते। लड़कियां खुद भी नहीं बताती हैं, लड़के भी नहीं बताते हैं, लड़कों के साथ भी यौन शोषण होता है तो पता भी नहीं चल पाता देश की सरकार को और हम लोगों को भी, सबको कि हो क्या रहा है, का जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो लंबाई, चौड़ाई, गहराई है, वो पता नहीं लगता। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ एक नंबर नहीं है, अंक नहीं है, ये किसी न किसी के बेटे हैं, बेटियां हैं और वो भारत माता की संतानें हैं। किसी बाहर के देश की बात नहीं की जा रही है, हमारे अपने देश की बात की जा रही है। अगर ये घुट घुट के हमारी बेटियां मरती हैं तो उस पिता के नाते अगर आप सोचेंगे, भाई के नाते सोचेंगे, जिस बच्चे के साथ ये जुल्म हुआ है उसके परिवार में माँ के नाते सोचेंगे, बहन के नाते सोचेंगे, तो फिर आपको लगता है कि भले ही कितने ही अच्छे संविधान हों, कितने ही अच्छे कानून हों, कितनी ही अच्छी व्यवस्थाएं हों, लेकिन अगर हमारे बेटे को, बेटी को सुरक्षा नहीं है तो बेकार नजर आती हैं वो चीजें। लेकिन जब वो बेकार नजर आती हैं तो आप, सबसे आसान तरीका है कि आंख मूंद लें। दूसरा तरीका है कि सारी जिम्मेवारी सरकार पे छोड़ दें, उनको आप आलोचना करते रहें, बुराई करते रहें, टीचरबाजी करते रहें, लेकिन इनसे कोई सुधार होने वाला नहीं है। ऐसा करने से अगर हम अपनी जिम्मेवारी खुद महसूस नहीं करेंगे कि हमें क्या करना है, हमारा क्या इसमें योगदान है इस समाज को बेहतर बनाने में, राष्ट्र के निर्माण में, तो फिर वो कभी भी बेहतर ही नहीं आएगा। वो हमें खुद आगे बढ़ के करना पड़ेगा। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो ताकत है, जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, उसमें और सारी बातें शामिल हैं। मेहरबानी करके इन बच्चों को थोड़ी देर के लिए सोचिए कि ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, मेरे बच्चे जिनको चुराया जा रहा है, जिनको बहला फुसला के अगवा किया जा रहा है,
जिनके साथ में काला हो रहा है। हर एक बेटी हमारे यहाँ, हम ये मानते हैं हमारी संस्कृति में कि दुर्गा की तरह है वो, लक्ष्मी की तरह है वो, सरस्वती की तरह है वो। लेकिन जो लोग उनके साथ मुंह काला करते हैं, जो उनके साथ बलात्कार करते हैं, यौन शोषण करते हैं, वो तो खुलेआम घूमते हैं, शादियां भी उनकी हो जाती हैं ये मान के कि ये तो लड़का है, ये तो पुरुष है, ये हुआ सो हुआ। लेकिन जिस लड़की के साथ ये हो जाता है उसके ऊपर भी धब्बा लगा दिया जाता है कि ये बलात्कार की शिकार है। माएँ समझाती हैं, पिता समझाते हैं कि किसी को कहना मत। अगर किसी चाचा ने, ताऊ ने, रिश्तेदार ने, फूफा ने, मामा ने तेरे साथ कुछ छेड़खानी की तो किसी को बताना नहीं, नहीं तो कई घर बेघर जाएंगे, शादियाँ रुक जाएंगी, तेरी बहनों की शादियाँ नहीं होंगी। तो हमें ये मानसिकता बदलनी है। ये लड़ाई हमारी इस मानसिकता के खिलाफ की हुई। मैं नहीं मानता कि कोई भी लड़की, हमारी सावित्री और सीता की बेटियां, हमारी लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की स्वरूपा बेटियां कभी अपवित्र हो सकती हैं। कौन सी ताकत है जो हमारी बेटियों को अपवित्र करेगी? लेकिन मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि लड़कियां भी ऐसा सोचती हैं, दूसरे लोग भी ऐसा सोचते हैं। और इस मामले को लेकर हम लोगों ने अभी 2017 में कन्याकुमारी से विवेकानंद जी के शिला स्मारक से यात्रा शुरू की, कश्मीर तक की, दिल्ली लेके आए उस यात्रा को। राष्ट्रपति भवन में उसका समापन हुआ। जो पूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं कोविंद जी, उन्होंने खुद यात्रा की अगवानी की राष्ट्रपति भवन में, कार्यक्रम वही हुआ। उसके परिणाम स्वरूप देश में बहुत सारे कानून बने, बहुत सारे कानून बदले गए। सैकड़ों सामाजिक संगठन हमारे साथ शामिल हुए, सांस्कृतिक संगठन शामिल हुए, धर्मगुरु शामिल हुए, सरकारें शामिल हुई। उस सबके परिणाम स्वरूप कानून बन गए। लेकिन जब तक सामाजिक चेतना, सामाजिक जिम्मेवारी, सामाजिक सरोकार नहीं बढ़ता, सामाजिक सक्रियता नहीं बढ़ती, तब तक कोई भी दुनिया की सरकार घर घर में पुलिस वाले को खड़ा नहीं कर सकती, संभव नहीं। अब कानून की स्थिति यह है, न्याय की, कि कई राज्यों में 10-12 साल लगेंगे उन मामलों के निपटारों में जो यौन शोषण से संबंधित मामले हैं, बच्चों की यौन शोषण, और कई राज्यों में तो 40-45 साल लग जाएंगे। तो आप कल्पना करिए कि 40 साल बाद कौन सी आज ऐसी बेटी है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, वो अपने पोते पोतियों के साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगी। तो ऐसा हो ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक और चीज विडंबना की सामने आ गई, खासकर ये पेंडेमिक के जमाने में, कि ये जो बाल यौन सामग्री है, चाइल्ड पॉर्न जिसे कहते हैं, उसकी खपत और उसकी मांग बढ़ रही है बड़ी तेजी से। सारी दुनिया में बढ़ रही है, लेकिन हमारे देश में बढ़ रही है। हमने एक अध्ययन कराया और उस अध्ययन के आधार पर हमारी बहुत लंबी मीटिंगें हुई। उस समय जो उपराष्ट्रपति महोदय थे, राज्यसभा के अध्यक्ष भी वही होते हैं, सभापति वेंकैया नायडू जी, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। वो कमेटी इसी बात के लिए थी कि जो ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज़ है उसको कैसे रोका जाए। उसमें रिकमेंडेशंस भी आए। तो हमने उनको अपनी रिपोर्ट दी। हमने बताया कि जो लॉकडाउन लगा पहला, उसके 10 दिनों के अंदर भारत में बाल यौन सामग्री, चाइल्ड पॉर्न की डिमांड दुगनी हो गई। 97-98%। ये जो सस्ता या मुफ्त में डेटा मिल रहा था, ये जो वाईफाई नेटवर्क मिल रहे थे, उसका इतना भयंकर दुरुपयोग हुआ। घरों में बैठे लोगों ने सबसे पहले पॉर्न सामग्री नहीं, चाइल्ड पॉर्न सामग्री, छोटे बच्चों के साथ जो बलात्कार होते हैं उसके दृश्य देखने के लिए आतुर थे लोग। तो ये जो मानसिक बीमारी बढ़ रही है शिक्षा संस्कार की कमी की वजह से और कई कारणों से, इसको भी हमें गहराई से समझ के उठाना है। अभी हाल में ही हम लोगों ने महसूस किया, जब सरकार की अपनी रिपोर्ट आई स्वास्थ्य मंत्रालय की, कि भारत में
23% से ज्यादा लड़कियों का विवाह 18 साल की उम्र से नीचे हो जाता है। सरकार ने अब इसे 21 साल की उम्र की बात के लिए बढ़ाने की, हमने उसका समर्थन किया है, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन 18 साल वाली भी अभी स्थिति ये है कि 18 साल से पहले लगभग 4 में से 1 बेटी की शादी हो जाती है। उसके बताने की जरूरत नहीं है कि जो शारीरिक दुष्प्रभाव हैं, सामाजिक दुष्प्रभाव हैं, जनसंख्या वृद्धि है, 50 तरह की चीजें होती हैं, मैल न्यूट्रिशन है, ये सब बढ़ते हैं, मानसिक कुंठाएं बढ़ती हैं। तो पिछले 16 अक्टूबर को हमने भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एक मुहिम शुरू की, एक अभियान शुरू किया बाल विवाह के खिलाफ। और उसमें हम लोगों ने बहुत कम समय में हमने एक चिट्ठी भेजी, सरकारों को भेजी। देश की 14 सरकारें उस अभियान में शामिल हुई, राज्य सरकारें। इसके अलावा सामाजिक संगठनों को भी चिट्ठी गई, उनके माध्यम से सोशल मीडिया को भी गई। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साहब जैसे लोग उसमें सक्रिय हुए और उन्होंने गांव-गांव तक चिट्ठियां भेजी। तो गांव में भी लोगों के पास मोबाइल फोन से, स्मार्टफोन्स हैं। तो मैंने अपनी चिट्ठी में ये मांग की कि जो बेटियां, जो बहनें इस बुराई के खिलाफ, इस अपराध के खिलाफ लड़ना चाहती हैं, चैंपियन बनना चाहती हैं, वो हमें लिखें, मिस्ड कॉल करें या कुछ लिखें। आप सुन के हैरान होंगे कि 10 दिन के अंदर 70,000 से अधिक हमारी बेटियों ने, बहनों ने, बूढ़ी माओं ने कहा, आशीर्वाद देते हुए कहा कि हम कई साल से घुट रहे थे कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिले, एक जगह मिले जहां हम इस बुराई का विरोध कर सकें। हमारे साथ तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन हमारी बेटियों के साथ ना हो, हमारी पोतियों के साथ ना हो, इसके लिए 70,000 से अधिक महिलाएं, बेटियां सामने आ गई, लड़कियां सामने आ गई। तो हमने 10,000 गांवों में एक साथ ये किया कि लड़कियां, बहनें, माएं एक दीपक हाथ में लेकर, टॉर्च हाथ में लेकर, मोमबत्ती जलाकर, एक टेलीफोन की टॉर्च को जलाकर उस दिन शाम को बाहर निकले अपने घरों से, गांव के किसी खुली जगह पर। और पुरुष लोग उनका जो समर्थन करने के लिए तैयार है वो पीछे खड़े हैं। अब ये जिसे आजकल की भाषा में डिसरप्शन कहते हैं ना, जो आजकल इनोवेशन, डिसरप्शन, ये शब्द बड़े इस्तेमाल होते हैं टेक्नोलॉजी में, और खासकर ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, नया जो चल रहा है सब दौर। तो एक ऐसा डिसरप्शन कभी पहले किसी ने देखा नहीं। एक मौन क्रांति की तरह ये हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में उनकी जो घुटन थी, उस घुटन को उन्होंने जाहिर किया अपने हाथ में मोमबत्ती लेके, और पीछे पुरुषों को आना पड़ा। कुछ लोग आए, कुछ लोग शर्म के मारे नहीं आए। राजस्थान के गांव में, उड़ीसा के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, पूरे देश में ये हुआ। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, सब जगह हुआ। 23 राज्यों में ये कार्यक्रम चला। इससे पता लगता है कि हमारे देश की बहनें, बेटियां शादी नहीं कराना चाहती हैं कम उम्र में, वो पढ़ना लिखना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। ये एक बहुत ही अच्छा वातावरण बना हुआ है कि हमारी बेटियां बढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, अपनी आवाज उठाना चाहती हैं। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप लोग इसमें बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, इस चेतना को जगाने में, ताकि ये इस तरह के अत्याचार बंद हो। चाहे वो यौन शोषण हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो बाल मजदूरी का मुद्दा हो, ये सब चीजें ऐसी हैं कि सामाजिक चेतना के बगैर संभव नहीं। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि चेंज begins with consciousness. The first step to social transformation is awareness, is the consciousness, social consciousness. Consciousness ही वो अग्नि की चिंगारी है जो लोगों के दिमाग को, दिल को खोलती है, चेतना। और उसमें आप चेतना के संवाहक हैं। आपके हाथों में, आपके दिमाग में, आपके दिल में वो ताकत है, वो फितरत है। इसीलिए मैं आपके साथ मुखातिब हूँ कि मैं ये भरोसा करता हूँ कि अपने अपने तरीके से जो आप भारत के निर्माण में लगे हैं,
इस बुराई को सब लोग मिलकर ख़त्म करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में हमारी किताब का विमोचन होने वाला है। वो बच्चे जो उसके नायक हैं कुछ आ चुके हैं और हमारे मित्र अनुपम खेर जी अभी आ रहे हैं उस किताब का विमोचन करने। उनके साथ राजकमल प्रकाशन ने उसे प्रकाशित किया है। तो वो किताब इस बात को प्रेरित करने की कोशिश करती है जिसका नाम है तुम पहले क्यों नहीं आए। एक लड़की ने ये सवाल मुझसे एक बार पूछा था, जो गुलामी में पैदा हुई उसके माता पिता भी गुलामी में बंधुआ मजदूरी में पैदा हुए। मालिकों ने उसकी माँ के और उनके पिता के अलग अलग मालिक थे, लेकिन उन्हीं मालिकों ने उनकी शादी कर दी और उन्हीं से फिर बच्चे पैदा हुए। तो ये 7-8 साल की देवती जब मेरे साथ कार में आ रही थी और समझ नहीं पा रहे थे वो बच्चे की असलियत क्या है, तो उसने ये सवाल पूछा कि तुम पहले क्यों नहीं आए। ये सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा। तो जब भी मैं अभी कह रहा था थोड़ी देर पहले कि एक सेंस ऑफ कंसर्न हमारे अंदर आना चाहिए, सामाजिक सरोकार, और उसी तरह एक सामाजिक त्वरितता, सेंस ऑफ अर्जेंसी। क्योंकि हमारे बच्चों का बचपन अब छिन गया तो फिर वापस नहीं आने वाला है। हम लोग तो जो है इंतजार कर सकते हैं, सरकारें इंतजार कर सकती हैं, धर्मगुरु इंतजार कर सकते हैं, समाज इंतजार कर सकता है, करियर्स हमारे इंतजार कर सकते हैं, व्यापार हमारे, आमदनियां हमारी इंतजार कर सकती हैं, प्रोडक्शन और मार्केट हम इंतजार कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का बचपन, उनकी खुशी, उनकी आज़ादी, उनकी पवित्रता, वो इंतजार नहीं कर सकते। उसको तो हम सबको मिलकर बचाना होगा और उस बचाने के लिए मैं आप सबका आह्वान करता हूँ। बहुत धन्यवाद। हेलो, हम लोग कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं। 4 बजे इस प्रोग्राम को बिल्कुल ख़त्म कर देना है और इसके बाद जो है 4 बजे से अगला कार्यक्रम है और